आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हर्षित स्वागत करता हूं आप सभी का एपी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पे। इसके पहले वाली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो वीडियो वहीं तक रुक गई थी, तो कट हो गया था। तो इसके लिए मुझे वो वीडियो को क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखना पड़ा था। तो इसके बाद आगे के सारे सवाल को इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और बोला है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर, इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, मतलब मान लेते हैं एक मीनार है, अगर इसकी छाया बनेगी तो मीनार की छाया कुछ इस तरीके से बनेगी। और वो कितने का कोण बना रही है ये नहीं पता, लेकिन मीनार है 45 मीटर ऊंची और इसकी जो छाया बन रही है ये बन रहा है 45√3 मीटर। सवाल में पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है थीटा। तो हम यहाँ पे अगर tan थीटा लगाएंगे, इसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, और tan थीटा ये हो जाएगा ए बी बटे बी सी। tan थीटा ए बी का मान है 45 और बी सी का मान 45√3। 45 से 45 कट गया, tan थीटा का मान आ गया 1/√3। अगर यहाँ पे tan थीटा है तो यहाँ पे भी देखिए कि tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये होता है tan थीटा में tan 30 डिग्री का, tan के सामने tan है, थीटा के सामने 30, यानी कि थीटा का मान आ गया यहाँ से 30 डिग्री। यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा वो यहाँ से 30 डिग्री का बनेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे एक खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये देखिए एक खंभा है, यहाँ पर जमीन पर कहीं पे एक पॉइंट से एक रस्सी बंधा है जो खंभे के शिखर पे, ये खंभा है, इस खंभे के शिखर से ये रस्सी बंधा हुआ है, अच्छी तरीके से तना हुआ है। और ये जो रस्सी है ये कितनी है, 20 मीटर लंबी है और यहाँ से चढ़ना चाहता है। तो पूछा ये रस्सी है खंभे से 30 डिग्री का कोण बना रही है, पूछा खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए थीटा के सामने ये आपका हो गया लंब परपेंडिकुलर, ये हो गया आधार यानी कि बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। कर्ण का मान दिया है हमसे, क्या पूछा है, खंभे की ऊंचाई पूछा है h, यानी ये ए बी पूछा है हमसे सवाल में, ए बी इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पे अब देखिए अगर लंब और कर्ण होता तो tan थीटा लगा देते, लेकिन यहाँ पे कर्ण का मान दे दिया है, सॉरी अगर लंब और आधार होता तो tan थीटा लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्ण का मान दिया है। तो और हमें क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पे हम sin थीटा लगा देंगे क्योंकि sin थीटा लंब बटे कर्ण होता है। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछता कि खंभे से उस जमीन के उस बिंदु की दूरी बताए जहाँ पे रस्सी बंधी है, तब ये आधार होता, तब आधार और उसके साथ में क्या दिया है कर्ण, तब उस कंडीशन पे हम cos थीटा लगाते हैं क्योंकि cos से ही आधार बटे कर्ण आता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम sin थीटा, sin थीटा होता है कर्ण बटे यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, और हमारा लंब क्या है ए बी और कर्ण है ए सी। तो यहाँ पे हो जाएगा sin 30 डिग्री बराबर ए बी का मान है 20, सॉरी ए बी निकालना है, ए बी और ए सी का मान है 20। तो साइन 30 का मान 1/2 बराबर ए बी बटे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 का गुणा 1 में हो जाएगा 20 और बटे 2 रहेगा बराबर ए बी, काट देंगे तो आ गया 10, ए बी का मान 10 आ गया, माने खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। अगला सवाल, एक ठेकेदार बच्चों को पार्क में खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए
1.5 शिखर वाला तथा जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो तथा इससे अधिक उम्र वालों के लिए 3 मीटर ऊंचाई वाले तथा जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हो, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। पार्क में मान लीजिए एक कोई फिसलन पट्टी है स्लाइडिंग वाला, यहाँ पे इस मान लेते फिसलन पट्टी इतना ऊंचा है और ये जमीन के साथ यहाँ पे 30 डिग्री के साथ में झुका हुआ है। और ये जो फिसलन पट्टी है पहले केस के लिए कितना है 1.5 मीटर ऊंचा है। और ये क्या है फिसलन पट्टी की, ये स्लाइडिंग वाला मान लीजिए ये है फिसलन पट्टी जहाँ पे बच्चे बैठ करके स्लाइड करते हुए नीचे जाते हैं। ये पूछा इसकी लंबाई क्या होगी अगर वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है तब। और इसमें दूसरा केस बन रहा है कि यही फिसलन पट्टी अगर मैं 3 मीटर का कर दूं और वो ज़मीन के साथ बनाए 60 डिग्री का कोण, तो उस कंडीशन पे ये जो फिसलन पट्टी है इसकी क्या लंबाई होगी। तो मान लेते हैं इसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी और इसको एक नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए इतना, अब पूछा क्या है इसकी लंबाई, यानी कि लंब हमें पता है और कर्ण का मान पूछा है, तो कहाँ से निकलेगा लंब और कर्ण, साइन थीटा से। अगर हम क्या लगा दें इसमें, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी साइन थीटा, थीटा की जगह 30 है तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान नहीं पता, ए सी का मान पता है, सॉरी ए बी का मान तो 1.5 है और ए सी का मान नहीं पता, ये निकालना है। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1/5 बटे ए सी। अब यहाँ से देखिए ए सी का मान निकालना है तो ए सी को हमें ऊपर करना होगा, ए सी का गुणा अगर एक में करा देंगे तो ए सी आ जाएगा। नंबर को एक तरफ कर देते हैं, वेरिएबल को एक तरफ जिसका मान निकालना है, और 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा 1.5 में, तो ए सी का मान हमारा सीधा सीधा आ गया यहाँ से 3 मीटर। ये पहले केस के लिए है, अगर 1.5 मीटर शिखर वाला जो फिसलन पट्टी है वो 30 डिग्री का कोण बनाए तो उस कंडीशन में फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। लेकिन दूसरे केस के अकॉर्डिंग अगर 60 डिग्री का कोण हो तब क्या होगा, फिर भी यहाँ पे भी हम लगा देंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है उस हिसाब से मेरा हो जाएगा ये पी क्यू बटे, मान लेते हैं यहाँ ये थीटा है, ये हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर। साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है साइन 60 पी क्यू का मान 3 बटे पी आर का मान नहीं मालूम, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3 बटे पी आर। हमें पी आर का मान निकालना है, पी आर का गुणा यहाँ करा देते हैं, तो अभी देखिए √3 पी आर के साथ में गुणा में है, चलिए ठीक है पूरा लिख देते हैं, बराबर 3 का गुणा 2 में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पी आर बराबर हो जाएगा, इस 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 को √3 गुणे √3 गुणे 2, क्योंकि 2 बार किसी संख्या का लगातार अगर रूट में गुणा कराएंगे तो रूट हट जाता है, और ये √3 गुणा में था इधर आएगा तो नीचे भाग में, ये √3 से √3 कैंसल, तो पी आर का मान आ गया हमारा यहाँ से 2√3 मीटर। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 60 मीटर ऊंची पहाड़ की किसी चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लेते हैं ये 60 मीटर ऊंचा यहाँ पे पहाड़ है, ये है पहाड़ और ये कितना है 60 मीटर ऊंचा। पहाड़ के किसी चोटी से, मान लेते पहाड़ का चोटी यहाँ पे है, मीनार की चोटी, तो मान लेते कहीं पे मीनार, पहाड़ तो जाहिर सी बात है ऊंचा होगा। अगर अवनमन, यहाँ पे देखिए अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण हमेशा नीचे की तरफ बनता है, इसका मतलब मीनार क्या रहा होगा, पहाड़ से छोटा रहा होगा ये मीनार। और बोला है कि मीनार के चोटी का, माने कि ये कोण 30 डिग्री है अवनमन कोण,
और एक अवनमन कोण बन रहा है मीनार के आधार के पास, वो कितना बन रहा है 60। देखिए अवनमन कोण जो बनेगा वो ऐसे भी सीधे पे बनता है, यहाँ पे बनेगा 30, तो अंतः एकांतर कोण के नियम से ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये पूरा 60 बनेगा तो ये अंतः एकांतर कोण से ये भी क्या हो गया 60 हो गया। तो सवाल में पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। तो देखिए ये टोटल क्या है 60 मीटर है। एक बार हम क्या करते हैं इसमें tan 60 लगाते हैं, tan 60 अगर लगाएंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा, इसको थीटा मान रहे हैं अगर एक बार, तो लंब लंब यानी कि ए बी, आधार क्या है बी सी, ए बी बटे बी सी, tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मान 60 बटे बी सी का मान नहीं पता, निकालना है। tan 60 का मान √3 बराबर 60 बटे बी सी, हमें चाहिए किसका बी सी का मान, बी सी को इधर लेके आ जाते हैं और √3 नीचे आ जाएगा, 60 बटे √3, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए तो हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा बी सी बराबर हो जाएगा 60 √3 बटे 3 और 3 का √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हट जाए बन जाएगा, रूट कट जाएगा, 3 से काटेंगे 20 बार में, तो हमारा जो बी सी का वैल्यू है कितना आ गया 20 मीटर, ये हमारा बी सी का मान आया है। ये बी सी ये कितना आ गया 20 मीटर। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से अगर ये 20 है तो ये भी हमारा क्या होगा 20 मीटर होगा। अब यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है मीनार की ऊंचाई, वो तभी निकलेगा जब मैं पूरे इस ए बी में से इस ए ई को हटा दूं तो इसके सामने वाली ये भुजा निकल जाएगी, अगर ये निकल जाएगा तो समांतर चतुर्भुज के नियम से मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं एक बार tan 60 लगाते हैं, tan 30 डिग्री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर ए ई का मान नहीं मालूम, ई डी का मान 20। अब हम यहाँ से ए ई निकाल लें अगर तो ये 20 का गुणा 1 में हो जाएगा 20 बटे √3, मैंने कहा नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो ऊपर और नीचे √3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बराबर ए ई, ये हो जाएगा ऊपर 20√3 बटे 3, ये मेरा आ गया ए ई का मान। अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये जो ई बी है मीनार की ऊंचाई क्या है डी सी, मीनार की ऊंचाई डी सी है, ये डी सी किसके बराबर है ई बी के, और मेरा ई बी क्या होगा ए बी माइनस ए ई, अगर मैं इस पूरे ए बी में से इस ए ई को हटा दूं तो ये बचा ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, इस ए बी माइनस ए ई। तो देखिए ई बी बराबर हमारा यहाँ से डी सी बराबर हो जाएगा ए बी क्या है पूरा हमारा ए बी है 60 माइनस ए ई का मान हम निकाले हैं 20√3 बटे 3, 20 √3 बटे 3, इसको सॉल्व करेंगे डी सी बराबर हो जाएगा ये 36 18 180 माइनस 20√3 बटे 3, इसको आगे सॉल्व करना चाहे तो इसमें से 20 कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 9 माइनस √3 बटे 3, यही हो गया आंसर मीनार की ऊंचाई का। सॉरी सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पे हमसे √3 छूट गया था, तभी कहो इसका आंसर थोड़ा सा गलत ही हुआ है, तो ये 20√3 हो जाएगा। अगर बी सी 20√3 है, ये मेरा 20√3 है, इसको पूरा 20√3 करना होगा, ये भी हमारा 20√3 हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे ये 20√3 होगा, तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर हम तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 20√3 बटे √3 बराबर ए ई,
तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे 20 बराबर क्या आ जाएगा हमारा AE। हमारा AE का मान आ गया 20। हमें क्या निकालना था ये, यानी कि मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की जो ऊंचाई है DC बराबर, इसको EB लिख सकते हैं क्योंकि ये DC बराबर मेरा EB नहीं ED, ये भी ED होगा। ये सॉरी ये EB ही रहेगा क्योंकि मीनार की ऊंचाई देख रहे थे, तो ये हमारा इसके बराबर होगा EB के। तो ये EB हमारा आएगा कैसे, AB माइनस AE करके 60 में से हम घटाएंगे। हमारा AB का मान 60 है और AE का मान इसका 20, अभी को निकाले हम 20। उस कंडीशन में हमारा DC बराबर आ जाएगा 40 मीटर, यानी कि हमारा आंसर है 40 मीटर। जो मीनार की ऊंचाई है ये वाला हिस्सा 40 मीटर है। एक बार थोड़ा सा इसमें वो हो गया था, √3 छूट गया था जिसकी वजह से इसका आंसर गलत आ गया था, तो एक बार इसको आप दोबारा देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर। मान लेते हैं यहाँ पे भूमि का कोई हिस्सा है, यहाँ पे 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है हमारा पतंग उड़ रहा है। ठीक, ये मान लेते हैं 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है और ये पतंग कहाँ बना है, जमीन पर किसी एक बिंदु पर स्थायी रूप से बंधा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे बंधा है और ये भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, मतलब ये जो यहाँ पे रस्सी बंधा है पेड़, ये जमीन के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, माने इसमें कोई ढील नहीं है, एकदम टाइट रस्सी, ये वाली रस्सी टाइट बंधी हुई है डोरी। पूछा है डोरी की लंबाई ज्ञात करें। इसको एक नाम दे देते हैं A, B और C। यहाँ पे 90। देखिए जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लेते 60 मीटर की ऊंचाई पर ये एक बिंदु था, यहाँ पे पतंग था, पतंग में डोरी लगी थी, ये डोरी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही थी। तो ये डोरी की लंबाई ये हमें निकालना है। तो इसके हिसाब से ये लंब हो गया, 60 के हिसाब से ये लंब, ये आधार और ये कर्ण निकालना है। लंब का मान दिया तो साइन लगा देंगे हम, साइन 60 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा AB बटे AC। साइन 60 का मान √3/2 बराबर AB का मान हमारा 60 बटे AC। हमें AC का मान चाहिए तो AC को एक तरफ कर देते हैं, √3 गुणे AC बराबर 60 दूनी 120। हमें AC का मान चाहिए तो AC यहीं पे रहेगा 120, ये √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा। नीचे रूट नहीं रहना चाहिए इसलिए ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा AC बराबर हो जाएगा 120 √3 बटे √3 का √3 में करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 से इसको काटेंगे 40 बार में, यानी कि हमारा AC बराबर आ गया 40 √3 मीटर। तो ये जो डोरी बंधी हुई है इसकी लंबाई हो जाएगी 40 √3 मीटर। अगर इसको आगे भी अगर आपको निकालना है तो इसको आगे निकाल सकते हैं आप। 40 √3 है, इसको हम लिख सकते हैं 40 गुणे √3 का मान 1.73। इसको सॉल्व कर लो, 4 3 12, 4 7 28 और 1 29, 4 1 कम 4 और 2 6, एक जीरो भी है, 0.2 अंक पे लगेगा तो मतलब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अगर टोटल निकालना है तब टोटल इस तरीके से आ जाएगा, वरना रूट में आंसर देना चाहेंगे तो रूट में भी अब आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से हम 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11। एक हवाई जहाज से सड़क के एक ही ओर स्थित 2 गांवों का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे जहाज है और ये जहाज जमीन से कुछ ना कुछ ऊंचाई पर रहा होगा, पता नहीं कितने पे है, इसका मान दिया नहीं है। तो बोला सड़क के एक ही ओर, मान लेते हैं ये सड़क है, इसके एक तरफ यहाँ पे एक गांव है, ठीक, और दूसरा गांव यहाँ पर है। दोनों बोला सवाल में कि एक ही तरफ है। तो मान लेते हैं पहला गांव यहाँ पे है और दूसरा गांव यहाँ पे है। जमीन से ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है, इस सड़क के एक ही तरफ
इसके एक ही तरफ पहला गांव और ये दूसरा गांव। बोला अवनमन कोण 45 और 60 है। ये अवनमन कोण यहाँ क्यों बनेगा मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि इसके आगे एक लाइन खींचेंगे इसके समांतर। अवनमन कोण यहाँ पे बनता है, अगर यहाँ पे 60 बनेगा तो इस हिसाब से ये भी मेरा अंतःएकांतर कोण से 60 हो जाएगा। और एक 45 बनेगा तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। लेकिन सॉरी, ये 60 बनेगा, ये 60 बनेगा और ये बनेगा हमारा 45। क्योंकि देखिए जो चीज़ जितना नज़दीक होता है लंब के वो उतना कोण में बड़ा होता है, जो दूर होता है वो उतना ही कोण में छोटा होता है। तो उस हिसाब से ये 45 बनेगा और ये 60 बनेगा। तो बोला है कि दोनों के बीच की दूरी, ये जो दोनों गांव है, ये गांव और ये गांव, इसके बीच की दूरी क्या है 2 मीटर, सिर्फ इतना। तो सवाल में पूछा है कि जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। माने ये जहाज की ऊंचाई, इसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो एक बार tan 60 लगाएंगे, अगर tan 60 बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। तो tan 60 यानी कि √3 बराबर ए बी का मान नहीं पता, बी सी का मान ये भी नहीं पता, हमें चाहिए क्या ए बी का मान। तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं √3 बी सी बराबर ए बी, ये ए बी का मान आया है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे tan 45 अगर लगाएं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगर हम tan 45 लगाएंगे, tan 45 लगाएंगे तो इसके हिसाब से लंब तो मेरा ए बी ही रहेगा, लेकिन इस बार जो आधार होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा बी डी होगा, पूरा का पूरा बी डी होगा। इस ए बी को तो ए बी रहने देंगे, इस बी डी को हम लिख सकते हैं क्या बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। tan 45 का मान 1 बराबर ए बी बटे बी सी प्लस सी डी का मान हमारा 2 है। इसको यहाँ से लिख सकते हैं हम बी सी प्लस 2 बराबर ए बी, ये हमारा समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पे भी ए बी का मान है, ये भी ए बी का मान है, तो मतलब ये ए बी बराबर इस तरफ मैं लिख सकता हूँ कि √3 बी सी बराबर हो जाएगा बी सी प्लस 2 के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √3 बी सी, ये मेरा बराबर हो जाएगा बी सी प्लस 2 के। बी सी को एक तरफ कर लेते हैं, तो √3 बी सी माइनस बी सी बराबर 2। यहाँ से हमारा बी सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 2। यहाँ से बी सी बराबर हमारा ये जो √3 माइनस 1 यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। और मैंने कहा था नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। यहाँ पे √3 1, यहाँ पे भी हम लेंगे √3 और 1, यहाँ पे माइनस है तो क्या लगा देंगे प्लस। यहाँ पे हमारा बी सी बराबर हो जाएगा 2 √3 प्लस 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेंगे 3 माइनस 1, यानी कि 2 बटे 2, और यहाँ पे √3 प्लस 1, 2 से 2 खत्म, तो बी सी बराबर हमारा आ गया √3 प्लस 1, ये हमारा आ गया बी सी का मान। अब बी सी का मान उठा करके किसी में भी रख दो, एक में रख देते हैं। बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा √3 बी सी बराबर ए बी। तो बी सी का मान √3, ये जो बी सी है इसका मान है √3 प्लस 1 बराबर ए बी। इसको सॉल्व करेंगे, अगर √3 का गुणा √3 में हो जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस √3 बराबर ए बी, ये हमारा हो गया आंसर। फिर इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस √3, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस √3 का मान 1.73 बराबर ए बी, और इसको जोड़ देंगे 3 और 1 4.73, ये हमारा बराबर होगा ए बी के। चलिए आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तो देखिए इसके पहले जो
पार्ट 1 मैं जब बना रहा था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो बीच में ही कट गया था। तो आप सब समझ सकते हैं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। मैंने काफ़ी मेहनत करके मैं पहले क्वेश्चंस को नोट करता हूँ, वीडियो को पॉज़ करके, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो वीडियो को चालू रख कर के भी मैं बुक से देख कर क्वेश्चन नोट करूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, तो मैं चाहता नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो इसकी वजह से मैं पहले क्वेश्चंस को पॉज़ करके क्वेश्चन नोट करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा सारा सेशन। तो अगर आपने वीडियो को मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं और धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अब पार्ट 3 में। इसके सारे आगे की क्वेश्चन हम पार्ट 3 में करने वाले हैं। धन्यवाद आप सभी को।